ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज फिर हमने ज़हमत दी है वसीम अल्ताफ़ साहब को, क्योंकि बड़ा कुछ हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के फ्रंट पे, बल्कि ग्लोबली भी। तो मैं कोई आजकल इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, मेरी फ़ीड पे इतनी खबरें देसी हवाले से नहीं आ रही, तो कोई बहुत बड़ा कोई इश्यू हो तो फिर आ जाता। तो अभी एक खबर आई कि पाकिस्तानी बड़े खुशियाँ मना रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान की साइड पे हो गए हैं और इंडिया को बड़ा हार्ड टाइम दे रहे हैं। तो मैंने थोड़ी-सी हेडलाइन्स वगैरह पढ़ी, मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने कहा वसीम भाई से पूछते हैं कि सर ये क्या हो रहा है? पहले तो ये बताएँ, मैंने ट्रूथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट पढ़ी, जिस पे वो ट्रोल भी कर रहे हैं कि शायद एक्स्ट्रा ऑयल हम इंडिया को भी भेजेंगे और उनकी कंपनी आएगी पाकिस्तान के मैसिव ऑयल रिजर्व्स को उसमें पता नहीं एक्सप्लोर करेगी या निकालने लग जाएगी। ये मुझे वैसा लग रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को डील करने का बड़ा शौक होता है। तो आपको याद होगा यूक्रेन के भी जो मादनी जो मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, उसके ऊपर बड़ा शोशा किया। और मैं देख रहा था जो यूक्रेन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो कह रहे थे शायद हमारे इतने जो है नहीं, और जो रिजर्व्स हैं वो तो मोस्टली उस एरिया में, डॉनबास के उस एरिया में है जिसके ऊपर रशिया का कब्जा हुआ हुआ है। तो लेकिन यूक्रेनियंस ने उसको क्लेवरली खेला, उन्होंने उसको यूज़ किया, उन्होंने कहा ठीक है जी आप डील कर लें। उन्होंने ऐवें ही नहीं डील दे दी कि खाली सी तो है, कुछ है नहीं। उन्होंने ज़रा सोच समझ के ज़रा बार्गेनिंग करके डील की। और उसी के बाद हमने सुना पाकिस्तान से भी, ये जब हमारे अ, फील्ड मार्शल साहब जब अभी उधर गए थे, तो हमने सुना तब हमने भी कोई उनको रेयर अर्थ मिनरल्स की ऑफर की। तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स और तेल के ज़खायर, क्योंकि ट्रंप साहब ने अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाना होता है कि देखो मैं कितना बड़ा डील मेकर हूँ। तो ये कहीं उनको बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है? ये हो क्या रहा है? हमारे पास है मैसिव ऑयल रिजर्व्स? देखिए जी, बात ये है कि हमारे जो ऑयल रिज़र्व्स हैं, उनकी सूरत-ए-हाल ये है कि 8 से 9 साल में कंप्लीट डिप्लीशन हो जाएगी। जो हमारे पास इस वक़्त ऑयल रिज़र्व्स रह गए हैं, तकरीबन ये समझ लें कि 243 मिलियन बैरल्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि 8-9 साल के बाद ख़त्म हो जाएँगे। अब ये जो बात कर रहे हैं कि जी हम इस हद तक ऑयल प्रोडक्शन शुरू कर देंगे कि हम इंडिया को भी ऑयल देंगे, तो वो उसकी हकीकत ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कोई 71,000 बैरल्स पर डे है, जबकि हमारी जो कंजम्पशन है वो 4.5 लाख बैरल्स पर डे है। इसका हुँ, मतलब ये है कि तकरीबन 85% जो हमारी ऑयल की डिमांड है वो हम इंपोर्ट करते हैं। यानी दूसरे मुल्कों से हम ऑयल 85% हम इंपोर्ट करते हैं और सिर्फ 15% ऐसा है जो कि हम खुद यहाँ लोकली यहाँ से हम ड्रिल करते हैं और सप्लाई करते हैं। तो हमारी तो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, तो इंडिया को हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? अब इस पे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने एक ट्रुथ सोशल नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे उन्होंने ये इस तरह की एक स्टेटमेंट अपनी दी है। अच्छा, अब बात ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि हम अज़्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कन्फर्म्ड ऑयल रिज़र्व्स हैं, यानी मैसिव ऑयल रिज़र्व्स हैं जो कन्फर्म्ड हैं उनकी प्रेज़ेंस। कन्फर्म्ड नहीं है पहली बात तो ये सिर्फ़ एक स्पेकुलेशन है, इट्स नॉट कन्फर्म्ड। तो अगर लेट्स अज़्यूम के है, तो उसको एक्सप्लोर करने में हमें कम से कम जो वक़्त चाहिए, वो 5 साल का है और $5 बिलियन एट लीस्ट $5 बिलियन चाहिए उनकी पूरी जो एक एक्सप्लोरेशन है उसमें, और फिर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में और उसको प्रॉपर फिर एक एक मार्केटेबल कमोडिटी बनाने में 5 साल चाहिए हमें। तो मेरा हुँ। ख़्याल है कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं ना, इसमें बहुत एक्ज़ैजरेशन है और बहुत चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के ये पेश कर रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है?
ट्रम्प साहब को वही जो मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाना होता है, देखो मैंने डील कर दी। हाँ, इज़ दैट द बेसिकली रीज़न? यही है, डोमेस्टिक ऑडियंस को सैटिस्फाई करने के लिए वो बहुत बड़े-बड़े दावे करते हैं। मसलन आप देख लें ना, बहुत से उन्होंने दावे किए हुए हैं, जैसे जंग खत्म कर दूँगा, फिर पुतिन के साथ दोस्ती की पींगे बनाई और अब उनको धमकियाँ भी लगा रहे हैं पुतिन को। हाँ, ये आप देख लें सारा। उन्होंने जनाब ऑयल रिजर्व्स भी उन्होंने देने थे, और उन्होंने हॉस्टेजेस को भी छुड़वाना था, और रिलोकेट करना था और टू जो हाँ जी, हाँ जी, वो तो रीलोकेट भूल ही गया मैं। रीलोकेट भी करना था, और भी बड़े काम उन्होंने करने थे, लेकिन वो अब पता नहीं हुए नहीं है। तो वो होने भी नहीं है। आ, तो बहुत ही एक एक फनी सी एक सूरत हाल है कि आपने इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस रख ली हैं जी, आप ये भी करेंगे और ये भी करेंगे और ये भी करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो कहते बहुत कुछ हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो सब कुछ नहीं होता। जैसे अभी हुँ। इन्होंने वो ऑयल ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात की है, और इससे पहले वो और बहुत सी ऐसी बातें करते रहे हैं। और अभी सिर्फ 6 महीने हुए उन्हें आए हुए। जी, जी, अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, और 6 महीने में वो इतनी बातें कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो अ, अब वो उनकी बातें जो हैं उनको कोई सीरियसली नहीं ले रहा। और आपको याद होगा कि फरवरी में जब ज़ेलेंस्की गए थे, तो हमने एक इतना बड़ा डिबाकल तमाशा देखा व्हाइट हाउस में, जो ज़ेलेंस्की के साथ जो शाउटिंग मैच हो गया, जो यानी कभी ऐसा कभी नहीं हुआ डिप्लोमे इस लेवल की डिप्लोमेसी पे। और 3 महीने बाद, अब तकरीबन 3 या 4 महीने बाद, अब वो ज़ेलेंस्की के कसीदे पढ़ रहे हैं और पुतिन को बुरा-भला कहने लग ऐसे ही, गए। ऐसे ही, ऐसे ही। लेकिन आपको इसके अलावा, चलें ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे इसमें शक ये भी नज़र आ रहा है कि वो एक आपने वो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात नहीं की, उस पे भी कोई हमने सुनने में आया था कि पाकिस्तान इस पे भी उन्होंने कोई पोस्ट डाली थी, कोई मेरा ख्याल 2-3 महीने पहले ट्रू सोशल पे, कि पाकिस्तान के भी पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और हमने भी मीडिया पे थोड़ा-सा उठाया था। वो क्या था? कोई है हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स? देखिए जी, अब ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, इनकी भी इन्होंने बात की है। तो अब स्पेकुलेशन ही है इस हवाले से भी कि हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, या जो केपी के बलूचिस्तान। एरियाज़ हैं और बलूचिस्तान का एरिया है, वहाँ पे रेयर मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर वही मसला आ जाता है कि ये ज़्यादातर स्पेकुलेशंस ही हैं कि जी यहाँ पे इस एरिया में ये है, इस एरिया में ये है। अभी तक प्रॉपर तरीके से वो एक्सप्लोरेशन नहीं हुई वहाँ पे। अभी सिर्फ जो है वो स्पेकुलेशंस हैं कि यहाँ एरिया जो है इसमें ऑयल हो सकता है, इसमें गैस हो सकती है, लेकिन एज सच अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस हमारे पास नहीं है कि इन एरियाज में ये सब कुछ मौजूद है। तो ऊपर से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी बहुत बड़ा इशू है। जब ऑब्वियसली जो रिको टिक का जो इशू हुआ था, उस पे आप देख लें कि वो फिर जुडिशियल एक्टिविज़्म भी आ गया, और अगर जो ज़खायर थे भी, जो जो प्रूवन था, उसके ऊपर भी कोई एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकी। तो और आपको जैसे पता है कि बलूचिस्तान तो वैसे भी बड़ा पॉलिटिकली अनस्टेबल एरिया है, वहाँ पे चाइनीज़ जो वर्कर्स जो आते हैं, उनके ऊपर भी हमले होते रहते हैं। तो ये मेरा ख़्याल से ट्रम्प साहब को गोली कराई गई है, लेकिन उसके बदले में इनको क्या मिलेगा, वो एक इशारा इस तरफ जा रहा है कि जो ट्रम्प साहब की एक विजिबली एक पॉलिसी शिफ्ट, तो पॉलिसी तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन पहली टर्म की निस्बत बड़ा हॉस्टाइल सा रवैया इंडिया की तरफ नजर आ रहा है, जिस पर इंडिया में बड़े कान खड़े हो गए हैं, लोग गुस्से में आ गए हैं। एक तो एंगल ऑब्वियसली वो ये है कि आप, क्योंकि अब ट्रम्प साहब पुतिन के खिलाफ हो गए हैं, और अब वो कह रहे हैं कि हमने सेकेंडरी सैंक्शंस लगानी है, मतलब चाइना और इंडिया के ऊपर जो रूस का तेल खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से पुतिन पैसे कमा रहा है और वो जंग में खर्च कर रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब की कोशिश यही है उनकी कि जंग किसी तरह खत्म की जाए, डिस्पाइट सारी ऑफर्स जो उन्होंने पुतिन को दी कि नेटो में भी नहीं जाएगा यूक्रेन, हम उसकी मदद भी बंद कर देंगे, और जो हिस्सा तुम्हारे कब्जे में आ चुका है इंक्लूडिंग क्राइमिया, वो तुम ले लेना। वो तो पुतिन के ऊपर भूत एक ऐसा सवार हुआ कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। तो अब वो थोड़ी सी बाजू कसने के चक्कर में है,
तो वेस्टर्न एनालिस्ट जो इस वो भी बड़ा इस पे देख रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, चाइना तो नहीं आएगा बाज़, क्योंकि जो पहला टैरिफ वॉर जो ट्रंप ने शुरू की थी आते ही, उस पे तो चाइना पीछे नहीं हटा। तो अब इस पे 25% ये कैसे लगेगा? तो इंडिया के ऊपर उनका थोड़ा-सा हाथ सख्त है। मैं देख रहा था कल कि इंडिया की टोटल जो एक्सपोर्ट्स यूएसए अमेरिका इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। आई थिंक $70 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट है, और ऊपर से आई फॉरगॉट द नंबर्स, मेरा ख्याल कोई 15-20 बिलियन वहाँ से रेमिटेंसेस में भी आता है। तो इंडिया के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है। तो हमारे इसलिए लिए उनकी लेवरेज हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए जैसे $4 बिलियन की है ना टोटल एक्सपोर्ट और रेमिटेंस 5 में। 5 बिलियन 5 बिलियन हाँ, हमारी जी, एक्स 5 बिलियन के करीब। ऊपर से मेरा ख़्याल कोई तकरीबन हाफ़ अ बिलियन रेमिटेंस आती हैं। तो हमारा नंबर तो चले वो, लेकिन हम तो चले एक पॉन है ना, वो तो हमने तो कह दिया "ਇਹ भी लै जाओ, वो भी लै जाओ, भावें साढ़े कोल होवे ना होवे।" लेकिन उधर क्या ये रवैया जो बदल रहा है इंडिया के ऊपर, क्या इंडिया इस पे प्रेशर लेगा, या ये जो स जैसे पंजाबी जी कहते हैं तनावा सख्त कर रहे हैं, उसका क्या, उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? कोई नाराज़गी की वजह समझ नहीं आ रही। मुख्तलिफ इसमें आरा हैं कि इसकी ये वजह हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक वजह ये कोट की गई कि ये जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए, तो इन्होंने इनकी एक मीटिंग कमला हैरिस के साथ तय हुई थी और एक मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप के साथ तय हुई थी। अब हुआ ये कि वो जो ह कमला हैरिस वाली जो मीटिंग थी, वो किसी वजह से कैंसल हो गई। वो कैंसल हुई, तो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि अब चूँकि ये कैंसल हो गई है, तो जो ट्रंप के साथ मीटिंग है, उसको भी कैंसल कर दिया जाए। तो वो कैंसल कर दी गई, तो कहते ये हैं जी कि डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा गुस्सा है इस बात का। ओह यस! हो मीटिंग भी जो सकता है। है, उसको क्यों कैंसल किया गया? तो ये एक वजह जो है वो बताते हैं। दूसरा फिर ये भी है कि चूँकि इंडिया के तल्लुकात हैं ईरान के साथ भी और रशिया के साथ भी, और इंडिया इम्पोर्ट कर रहा है वहाँ से ऑयल, हुँ। जबकि सैंक्शंस मौजूद हैं। तो ये चीज़ भी ख़ासा एनॉय कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को कि ये इन सैंक्शंस को वायलेट क्यों किया जा रहा है और ईरान से और रशिया से इंडिया क्यों ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। तो ये भी एक वजह हो सकती है इसकी। तो बहरहाल इंडिया के और अमेरिका के ताल्लुकात इस वक़्त स्ट्रेन्ड हैं। इस वक़्त ताल्लुकात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। अंडर ड्यूरेस हैं। हाँ जी। तो अ, अभी मैं जयशंकर का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम तो करेंगे जो इंडिया के इंटरेस्ट में होगा, जो हमें सस्ता तेल देगा हम उसको लेंगे। तो यही एक्सपेक्टेड भी था, जो वेस्टर्न एनालिस्ट है, ट्रंप की तो बात और है कि इंडिया और चाइना ये प्रेशर नहीं लेंगे और पुतिन के ऊपर एज़ सच कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उसकी जो इनकम अपने ऑयल से आ रही है, वो आती रहेगी। तो इससे हम क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे, और जो 25% टैरिफ है वो इससे इंडिया की, क्योंकि जैसे आपको बताया 77 बिलियन उनका सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है। तो इससे इंडिया हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनके ताल्लुकात और अंडर ड्यूरेस आएँगे? देखिए बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है क्योंकि हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब सितंबर में प्रेज़िडेंट ट्रंप ने इंडिया का एक विज़िट करना है। हुँ, तो उस पे हो सकता है कि कुछ थोड़ा-सा कोई हालात बेहतरी की तरफ चले जाएँ, अदरवाइज़ फ़िलहाल तो एक डाउन स्लाइड आप देख रहे हैं। अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो उनमें इस वक़्त वो गर्मजोशी नहीं है, और फिर एक ये भी चीज़ है कि इंडिया ने ये भी डिनाई किया है कि ये जो सीज़ फायर हुआ है, यस, इसमें कोई अमेरिका का रोल था। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये चीज़ भी ख़ासी या तकलीफ़देह है कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा। हाँ, वो तो अभी कह रहे थे, मैंने अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे 1 तो हफ्ता पहले तो कहते मैंने 4 जंगें आकर रुकवा भी दी, कोई अफ्रीका के भी कुछ 2 1-2 मुल्क थे, हाँ जी। और इस्राइल और ईरान का भी उन्होंने कह दिया कि फैल जानी थी, मैंने रोकी है, और बहुत बड़ी न्यूक्लियर वॉर होने लगी थी इंडिया हाँ, पाकिस्तान में, जो मैंने रोकी है। वो भी और हम आगे से वो ये भी कहते हैं कि मुझे कोई क्रेडिट नहीं देता, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन
मैंने किया तो है। ये जैसे ये तो है। उसपे उनको अंदर से तप तो होगी बहुत कि इंडिया तो ऑब्वियसली बड़ा केयरफुल होके बयानबाज़ी करता है। हाँ, इंडिया डिनाई कर रहा है ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग रुकवाई है। तो हुँ। उनकी कोई मुझे लगता है कि ईगो खासी हर्ट हो गई है। चलो यहाँ तक तो ठीक था कि आप कहते कि जी पाकिस्तान से हम मिल के एक ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे, लेकिन अब ये कहना कि जी पाकिस्तान जो है वो इंडिया को इंपोर्ट करेगा। ये ट्रोलिंग है। ये प्रेज़िडेंट नहीं, ये ट्रोलिंग है। हाँ, तो ये अब तो हमारी तो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही ऑयल की, यानी 85% हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया को कहाँ से देंगे? पहले तो हमें खुद चाहिए। हमारे तो जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 8 से 9 साल के हैं बाकी। उसके बाद तो सारा ऑयल डिप्लीट हो जाएगा पाकिस्तान में। अनलेस हमने ऑब्वियसली न्यू ऑयल डिस्कवर हो। मुझे याद आ रहा है जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में खान साहब ने भी कहा था अगले 24 घंटों में मैं कौम को बहुत बड़ी खबर देने लगा हूँ। वो मेरा ख्याल कोई वो हमारे कराची के साहिल साहिल के पे आगे वो हाँ, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा ज़ख़ीरा डिस्कवर होने लगा था। 24 घंटे के अंदर वो खबर आने लगी थी। हम भी खुश कि हम भी अब सऊदी अरब बनने वाले हैं लेकिन लेकिन नहीं। साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये ना हो कि कहीं वो हवा में उड़ जाए। अच्छा ये नहीं अच्छा इंडिया पे वापस आते तो ये क्या ये बड़ा मैं देख रहा हूँ जयशंकर के ऊपर भी बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है एंड आई थिंक इट्स फेयर होना भी चाहिए क्योंकि जब से ये ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ है तो ये मेरा नहीं ख्याल डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली इंडिया को इस पे कोई जीत हुई बहुत बड़े ऐसे ऐसे मुल्क थे जहां पे उन्होंने शशि थरूर को पता नहीं साउथ अमेरिका के भी कुछ मुल्कों में भेजा पीआर बिल्डिंग के लिए और फिर जो ट्रंप की जो बात है, अभी उन्होंने ट्रंप ने कोई वो 5 सितारे गिराने की बात भी कर दी उन्होंने। नाम नहीं लिया उन्होंने इंडिया का लेकिन वो ऑब्वियसली सबको पता चल गया वो किसकी बात कर रहे थे। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ट्रंप बड़बोला है। ट्रंप साहब जान के शरारत करते हैं। वो उनको पता भी होता है। अभी कियर स्टारमर के साथ भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वो इशारों-किनारों में बड़ी-बड़ी बातें कर गए हैं, वो कर जाते हैं। पूरा नाम नहीं लेते लेकिन कर जाते हैं। तो इसका मतलब उन्हें पता है कि ये सेंसिटिव इश्यू है लेकिन वो कर जाते हैं अपनी शरारत। तो क्या इंडिया से मिसमैनेजमेंट नहीं हुई? इंडिया के फॉरेन ऑफिस से? मैं देख रहा हूँ मोदी जी के ऊपर भी बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है कि आपसे हैंडल नहीं हुआ, आप तो बड़ा हमारा अमेरिकन कैंप में जा रहे थे और ये पाकिस्तान उधर ज़्यादा बढ़ रहा है और पाकिस्तानी भी बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारी भी बड़ी डिप्लोमैटिकली फतह हुई। वैसे हुई या नहीं हुई, वो तो और बात है लेकिन ये चीज़ों ने बड़ी तेज़ी से पलटा खाया और ट्रंप को कंट्रोल करने का बड़ा एक अच्छा तरीका होता, जो ज़ेलेंस्की से भी शुरू में मिसहैंडल हुआ, जो वो एक तमाशा लगा व्हाइट हाउस पे। पुतिन से अब हो गया वो मैनेज नहीं कर सके ट्रंप को क्योंकि मुँह फटा है और कभी भी कहीं की करवट बदल सकते हैं। इस पे ये मैं देख रहा था जब ये पुट ज़ेलेंस्की का इश्यू चल रहा था, तब जो प्रो यूक्रेन लोग हैं वो ये कह रहे थे, हाँ, बड़ा गलत हुआ है, हम बड़े मायूस हैं कि म यूक्रेन का हाथ उठा लिया यूक्रेन के सर से हाथ उठा लिया ट्रंप ने आते ही, जो कि एक्सपेक्टेड था। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि अगले हफ्ते हो सकता है ट्रंप साहब का फिर से मूड बदल जाए। तो ये भी एक ऐन मुमकिन चीज़ है। तो ये इंडिया से मिसहैंडल हुआ है और जो इंडिया के जो फैन हैं आई वुड जस्ट से कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि ट्रंप साहब का वाक़ई हफ्ते बाद मूड बदल भी सकता है। बेस्ट हैंडल हुआ है जी उनसे। देखिए, पहली बात ये है कि सच्ची बात है कि रिकॉर्ड तो है पाकिस्तान का टेररिज्म का, लेकिन ये जो पुलवामा का जो पहलगाम का जो पहलगाम वाक़या का। पहलगाम पहलगाम का जो वाक़या है, इसमें कोई सॉलिड एविडेंस इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर सका था और इन्होंने स्ट्राइक्स की। अच्छा, स्ट्राइक्स भी इन्होंने ऐसी जगहों पे की जहाँ पे वो टेररिस्ट थे ही नहीं और वो बिल्डिंग्स को इन्होंने तबाह कर दिया और पाकिस्तान को रिटेलिएट करने का एक मौका फराहम किया। फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। फिर इन्होंने ये चीज़ कैलकुलेट नहीं की कि पाकिस्तान को चाइना मैसिव सपोर्ट देगा इंटेलिजेंस की सूरत में, इक्विपमेंट की सूरत में, और लॉसेस भी हुए, जहाज भी गिरे उनके। तो ये चीज़ कैलकुलेट की जानी चाहिए थी कि पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा और उसको काउंटर करने के लिए हमने क्या करना है। वो वो तो नहीं मिसकैलकुलेशन हुई उनसे कि वो वो समझ रहे थे पाकिस्तान अकेला होगा और कुछ नहीं होगा। मिसकैलकुलेशन हुई। अच्छा, अब ये जहाज़ों
की जो जहाज़ जो गिरे हैं, इसको वो एक्सेप्ट भी इसलिए नहीं कर रहे कि ये राफ़ेल की जो परचेज़ थी, ये एक कंट्रोवर्शियल परचेज़ थी। डिनाई भी नहीं किया वैसे उन्होंने। हाँ, डिनाय भी नहीं किया लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं किया उन्होंने, हुँ, दरमियान में रखा है उसको। एम्बिगुअस स्टेटमेंट दी है। एम्बिगुअस सा रखा है, या तो आप कहें जी कि हमारे जहाज़ गिरे हैं या आप कहें कि नहीं गिरे। अब आप कह रहे हैं जी अब सवाल जब लॉसेस होते रहते हैं। उन्होंने लॉसेस कहा लॉसेस होते हैं, होते रहते हैं। होते हैं, जंग में लॉसेस होते हैं भई। लेकिन क्या कितने लॉसेस हुए हैं, कितने जहाज़ गिरे हैं, कोई फैटेलिटीज़ हुई हैं पायलट्स की, अब ये सारी चीज़ें वो गोल कर गए हैं उसमें। अच्छा, तो जंग की जो एग्ज़ीक्यूशन हुई है, वो भी बहुत ही एक फ़ज़ूल तरीके से हुई है और बहुत ज़्यादा झूठ बोला गया। ये तो ख़ैर दोनों तरफ से हुआ है। दोनों लेकिन खत्म भी बहुत जल्दी कर दिया उन्होंने और खत्म भी एब्रप्टली किया। हाँ, अब ये जो चीज़ है कि ख़त्म क्यों किया गया? इस पे फिर वो कन्फ्यूज़न का शिकार है, वो कहते हैं जी नहीं हमने अपने तौर पे किया। भई क्यों किया आपने? या तो फिर आप कहें कि जी ट्रंप ने हमें कहा था कि ख़त्म कर दें, तो उनके कहने पे हमने ख़त्म कर दिया, वो भी नहीं मान रहे। या पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमकी दी थी, वो या वो कह दें आप। या वो मुझे कह दें समझ नहीं आई। कुछ तो आप बताएँ ना कि आपने जंग क्यों ख़त्म कर दी एकदम से? देखिए ना, आपके पास एक हर लिहाज़ से क्वांटिटेटिवली आप बहुत सुपीरियर थे और हुँ, एक बहुत बड़ी फ़ौज है, एयर फ़ोर्स है, स्टेट ऑफ द आर्ट आपके पास इक्विपमेंट है। सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं आपके पास, S-400 है आपके पास। आपने जंग क्यों खत्म कर दी? आप उसको फिर जारी रखते। जंग भी आपने शुरू की और खत्म भी फिर आपने कर दी, क्यों? यानी और जंग भी जो शुरू की वो बगैर एक सॉलिड एविडेंस के की। अभी तक भी पता नहीं है कि वो जो वारदात हुई थी वो किन लोगों ने की थी। अभी तक भी यानी ब और ये हम पोस्ट हॉक रैशनलाइज़ेशन के थ्रू तो हम ये ऑब्वियसली विद हाइंडसाइट तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्वियसली उसके जब ये रियल टाइम में जब हो रहा था तो हमारा भी इशारा यही था कि हाँ, ये पाकिस्तान से ही कुछ लोगों ने करवाया होगा और इसके लेकिन विद हाइंडसाइट अब हमें ये नज़र आ रहा है कि ये सारी मिसकैलकुलेशन ही हुई एक तरीके से क्योंकि उसका आपको ग्राउंड पे रिज़ल्ट आप देखते हैं ना क्या होता है कि अगर अब ट्रम्प साहब जो हैं वो पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं और इंडिया को ये इस तरह की चुपकी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो इसका मतलब सारा ऑपरेशन एक तरीके से मिसकैलकुलेट ही हुआ और हम ये उस वक़्त बल्कि मुझे याद है हाँ, अरविंद सहारन से जब बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि या पता नहीं आप कह रहे थे, मेरा ख़्याल से अरविंद सहारन कह रहे थे कि इसका ब्लो बैक मोदी सरकार के ऊपर आफ्टर सम मंथ्स आएगा। तो वो इस वक़्त क्या क्रिटिसिज़्म हो रहा है मोदी सरकार के ऊपर? बिल्कुल ये हो रहे मैं हैं इसको जी। एक पूरी पार्लियामेंट पे जी। यही चीज़ें अब डिस्कस हो रही हैं उनकी पार्लियामेंट में, अगर आप देखें ना कि और शदीद क्रिटिसिज़्म हो रहा है ऑपोज़िशन की तरफ से। अब देखिए, जो एक इनिशिएट की थी एक तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट मैं उसको कहूँगा, वो इंडिया की तरफ से हुआ। जब आप इनिशिएट करते हैं तो फिर मॉरली आपकी पोज़ीशन थोड़ी वीक हो जाती है। अब देखें 73 की जो वॉर थी, अरब-इज़राइल वॉर, उसमें इज़राइली इंटेलिजेंस को पता चल चुका था कि सीरिया और इजिप्ट एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने वाले हैं। और सारे जनरल्स जो हुँ, थे वो इस चीज़ की फ़ेवर में थे कि इज़राइल को एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी चाहिए, लेकिन गोल्डा मायर जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इस सजेशन को वीटो कर दिया था। उन्होंने कहा था जी अगर हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, तो हमें एग्रेसर के तौर पे लेबल किया दिखाया जाएगा जाएगा। और कल हुँ, को फिर हमें इंटरनेशनली वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही हुआ, वो उन्होंने फिर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं की। अरब्स ने अटैक किया तो फिर इज़राइल ने रिटेलिएट किया। तो उससे मॉरली उनकी पोज़ीशन ख़ासी मज़बूत हो गई और बाद में फिर उनको बहुत सपोर्ट मिली यूरोपियन एलाइज़ की तरफ से और अमेरिका की तरफ से। तो यहाँ पे इंडिया ने एक तो अपनी पोज़ीशन वैसे ही कमज़ोर कर ली और उसके बाद फिर जो एग्ज़ीक्यूशन थी, अब वो देखें ना, अब एक रनवे है, उस पे जाके बम फेंक देना और उसमें गड़ा बन जाना, जैसे रहीम यार खान में इन्होंने किया। तो वो तो बिल्कुल एक यानी टैक्टिकली भी कोई उसका फ़ायदा नहीं था, वो तो गड़ा तो आप शाम तक भर देते हैं वैसे ही। भर लेते हैं। यस।
अच्छा, फिर इन्होंने कहा जी कि वो जी पाकिस्तान सरगोदा के पास पहाड़ी है, तो वहाँ पे न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उनको भी हमने हिट किया है, वो भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। फिर कराची की बंदरगाह तबाह करने का कहा गया, वो भी तबाह नहीं हुई। तो इस किस्म की काफ़ी चीज़ें जो है ना वो गलत-सलत जो है वो आती रहीं। हमारी तरफ से भी हुआ ये, हमारी तरफ से भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया ने गेन क्या किया इस सारी एक्सरसाइज़ से? कॉन्सिक्वेंस देखा जाता है हमेशा से, उसको जब एग्ज़ैक्टली। जी। मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव था कि आप एलिमिनेट कर देंगे टेररिस्ट्स को, वो टेररिस्ट्स एलिमिनेट नहीं हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बिल्डिंग्स डैमेज हुई, चलो तबाह हो गई, बन भी गई होंगी। वो अब दोबारा तो बन चुकी होंगी अब तो। बन चुकी होंगी, वो बंदे भी मौजूद होंगे। और फिर आप इस पूरे केस को इंटरनेशनली, डिप्लोमैटिकली, इफेक्टिवली फाइट भी नहीं कर सके। आपने हुँ। बंदे भेजे, उन्होंने जाके वहाँ पे कुछ तकरीरें वगैरह की, करके वापस आ गए। और एंड रिजल्ट अब ये नज़र आ रहा है कि जो सुपर पावर का लीडर है, सबसे ताकतवर आदमी जो है दुनिया में, वो आप को रगेद रहा है और इवन पाकिस्तान। शशि थरूर जो ये जो इन्होंने जो वफ़्द भेजा था अपना वेस्ट में और उधर अमेरिका में भी गए थे, तो शशि थरूर वहाँ पे जाके सदर ट्रंप के ऊपर भी क्रिटिसिज़्म कर रहे थे। नाउ ही डिडन्ट गो देयर एज़ इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी, ही वाज़ रिप्रेजेंटिंग द इंडियन गवर्नमेंट। जी, जी, जी। जिसकी वजह से ट्रंप साहब को ट्रंप बड़ा इगोइस्टिक किस्म का आदमी है। हाँ जी, हाँ जी। उस तक ये रिपोर्ट तो गई होगी हाँ, कि देखो यार ये हमारे आके हमें पेल रहा है। ये मोदी मोदी साहब का बंदा है, हालाँकि उसको इतनी शायद इस निटी-ग्रिटी को देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो कांग्रेस के हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे लगता है मिसहैंडल हुई हैं जिसकी वजह से मिसहैंडलिंग। ट्रंप प्रो मोदी, मोदी इज़ माय फ्रेंड और ये वो जो नारेबाज़ी करते हैं वो टेक्सास में जो बड़ा एक वो किया था इन्होंने, वो सारा कुछ होने के बावजूद अब ऐसे लग रहा है कि ट्रंप साहब का पूरा रुझान पाकिस्तान की तरफ आ गया। हाँ जी। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक हर लेवल पे, यानी इंटेलिजेंस के लेवल पे और मिलिट्री जो परफॉर्मेंस रही इंडिया की उस लेवल पे, और फिर डिप्लोमेटिकली हर चीज़ जो है वो समझ लें कि खराब हुई, मिसहैंडल हुई है। मिसहैंडल हुई, मिसहैंडल हुई। और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो इंडियन लोकसभा है उसमें लोग चीख रहे हैं और वो गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो गवर्नमेंट थी वो चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकी। जी। आखिरी क्वेश्चन सर, तो ये हमारे पाकिस्तान के लोग तो बड़ा खुश हो रहे हैं कि देखिए जी इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप पेल रहा है, वो जो ट्रोलिंग का जो एक कल्चर होता है सोशल मीडिया पे। अगेन ये कोई इतनी गहरी बात नहीं है क्योंकि ट्रंप साहब ज़्यादा दूरंदेश आदमी नहीं है। आपने अभी बताया सितंबर में उनका टूर होना है, कोई पता नहीं था और उससे पहले भी वो 3 दफ़ा मज़ीद 3 डिफरेंट कलाबाजियाँ खा चुके होंगे तब तक। लेकिन इसको चाइना कैसे देख रहा होगा? क्योंकि चाइना ने एक जैसा आपने बताया एक बड़ा स्ट्रैटेजिक रोल पहली दफ़ा प्ले किया। मुझे याद है जब ये जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होने वाला था तो ओवरऑल मेजॉरिटी इंडियन थिंक टैंक्स की या लोगों की यही थी कि चाइना बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा। बट दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम वो पीएल-15 वो जो उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वगैरह भी दिए जिसकी वजह से शायद उससे कोई एक आधा राफेल भी गिरा। वो इन्होंने पहली दफ़ा चाइना ने उस तरह मदद की पाकिस्तान की एक्टिवली जैसी ईरान की नहीं उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल की। जब ये अभी ईरान का अमेरिका के साथ हुआ तो उसमें चाइना ईरान की सपोर्ट उसमें रशिया भी नहीं आया ईरान की सपोर्ट पे। तो वो इसको कैसे देख रहे होंगे कि भाई एक तरफ तो तुम हमारे साथ स्ट्रैटेजिक तुम्हारी अलायंस बन रही है, हमने तुम्हारी हेल्प की जब ये इंडिया के साथ हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ तुम पींगे बना रहे हो अमेरिका के साथ, तो ये चाइना इसको कैसे देखेगा? देखिए, चाइना की बहरहाल एक राइवलरी तो है इंडिया के साथ, और ये ये यूएसए के साथ भी है। अच्छा, यूएसए के साथ भी है, इंडिया के साथ भी है। और चाइना ने बहुत खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट की है इस कॉन्फ्लिक्ट में, ये तो तय है। अच्छा, अब पाकिस्तान के लिए अमेरिका को नज़रअंदाज करना पॉसिबल नहीं है। हमारी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसके बड़े क्लोज रिलेशंस रहे हैं पेंटागन के साथ, अभी भी हैं। गो के स्टेट डिपार्टमेंट के साथ और व्हाइट हाउस के साथ शायद वो लेवल ना हो, लेकिन पेंटागन के साथ बहुत स्ट्रांग रिलेशंस रहे हैं।
अभी सरदार ज़रदारी ने किसी वो अमेरिकन जनरल को कोई कोई हाईएस्ट पाकिस्तानी अवार्ड भी दिया था मेरा ख़्याल। जी, 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 बिल्कुल दिया है जी। एक हुँ, अमेरिकन जनरल को, ग़ालिबन सेंटकॉम के वो चीफ हैं, उनको दिया गया। जी। तो रिलेशंस तो पाकिस्तान के क्लोज़ हैं, फिर हमारे पास काफ़ी अमेरिकन इक्विपमेंट भी है जो जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। गो के अभी पिछले सालों में बहुत ज़्यादा हमारा टिल्ट चाइना की तरफ रहा है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अमेरिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और फिर हिस्टोरिकली हमारे क्लोज़ ताल्लुकात रहे हैं अमेरिका के साथ। चाइना जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड ट्रेड डील्स के हवाले से है, जो सी पैक है। सी पैक अभी बिल्कुल रुका हुआ है और सी पैक में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। चाइना का इंटरेस्ट ये है कि ये जो सी पैक जो स्टॉल्ड एक इस वक्त एक प्रोजेक्ट है उसको दोबारा से रीएक्टिवेट किया जाए और उसमें सबसे ज़्यादा जो मसला उनको आ रहा है वो सिक्योरिटी का है हुँ, हुँ। कि हम उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सके जो प्रोवाइड की जानी चाहिए थी। काफ़ी कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं, चाइनीज़ की फैटेलिटीज़ हुई हैं, वो इससे नाराज़ हैं कुछ। तो उनको ज़रा समझाने के लिए और उनका एतमाद हासिल करने के लिए हमारे अभी विज़िट्स भी हुए हैं। अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे गए हुए थे, आर्मी चीफ भी वहाँ पे गए तो लोग तो पाकिस्तान इस वक़्त कोशिश कर रहा है कि एक बैलेंस क्रिएट किया जाए अमेरिका और चाइना के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उनमें और दोनों से फ़ायदा उठाया जाए। तो चाइना के साथ फ़िलहाल जो बात है वो सीपेक के हवाले से हो रही है। गो के डिफेंस कॉर्पोरेशन भी है। बहुत से प्रोजेक्ट्स में हम चाइना के साथ मिलके काम कर रहे हैं। ये जो जेएफ 5th जनरेशन या जी हाँ, एयरक्राफ्ट 5th जन उस पे है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी हमारी कोलैबोरेशन है चाइना के साथ। यानी आर्म्स स्ट्रैटेजिक आर्म्स जो डेवलपमेंट है या आर्म्स रिक्वायरमेंट है, वो तो हम F-35 तो अमेरिका नहीं देने लगा, लेकिन यहाँ से जो अगला जो जो भी वो 5th जनरेशन चाइनीज़ फाइटर है, पाकिस्तान की उसके साथ बात हो रही है चाइना के साथ। जी, वो बात हो रही है और ये कामरा जो है यहाँ पे हमारी बाकायदा ये जो JF-17 है ये इस हवाले से जॉइंट हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कि हम चाइना के साथ मिलके यहाँ पे जहाज़ तैयार कर रहे हैं और क्लोज़ कोलैबोरेशन है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी है। बेसिकली जो हमने बहुत से जो मिसाइल्स डेवलप किए हैं, उनमें वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल की गई है। तो इस वक़्त एक बहुत हमें दूरंदेश फ़ॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है कि हम अमेरिका और चाइना दोनों को नाराज़ किए बगैर दोनों के साथ अच्छे तल्लुकात बना के और उन दोनों से फ़ायदा उठाएँ। तो ये एक सूरत-ए-हाल होनी चाहिए लेकिन अफ़सोस कि हमारी जो पॉलिटिकल इस वक़्त लीडरशिप है, एक तो देखें ना फुल टाइम फ़ॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं है हमारा। इसहाक हुँ, डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है और साथ फ़ॉरेन मिनिस्टर भी बनाया हुआ है, जो कि फुल टाइम नहीं है। तो इस वक़्त एक फुल टाइम फ़ॉरेन मिनिस्टर की ज़रूरत है, एक ऐसा बंदा जो कि इस एरिया पे फ़ोकस कर सके और पाकिस्तान के जो भी इंटरेस्ट्स हैं फ़ॉरेन रिलेशंस के हवाले से, उनकी लुक आफ्टर कर सके। अब बिलावल भुट्टो को उन्होंने बाहर तो भेजा, लेकिन वो किस कैपेसिटी में गया? उसके पास कोई ऑफ़िशियल पोर्टफ़ोलियो तो कोई भी नहीं है ना उसके पास वो भांडगिरी करके आ गए वापस। और भांडगिरी करके वो वापस आ गया। अंग्रेज़ी बोल के और नए-नए सूट पहन के और टीमू का टीमू का नेतन्याहू कह के बस आ गए हाँ, वापस। ये बातें करके वो वापस आ गया, तो वो कोई उसमें कोई ऐसा हमें एक्यूमेन नज़र सब्सटेंस नहीं आई। वो बेसिकली एक फ़ोटो शूट्स करवा के सारा वो जो पूरा एक जत्था गया था यहाँ से, वो फ़ोटो शूट्स करवा के वापस आ गया। तो लगता ये है कि इस वक़्त जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है ना, उसकी सारी बागडोर अ, फ़ौज ने सँभाल ली है।
यानी आर्मी चीफ जो हैं, जो फील्ड मार्शल फील्ड हैं, मार्शल साहब। फील्ड हुँ। मार्शल साहब अमेरिका में भी जाके वो खुद मिल रहे हैं और उनके साथ एक सर्विंग आईएसआई का चीफ है, डीजीआई है। चाइना भी वो खुद ही जाते हैं, बाहर से डेलीगेशंस आते हैं तो उनसे जाके वो मिलते हैं। मेरा ख़्याल से हमारे वज़ीर प्राइम मिनिस्टर हाउस को तो मेरा ख़्याल एंड में मेरा ख़्याल छोटा-सा 1 पेज की रिपोर्ट आती होगी बाद में मीटिंग के कि ये हमने तय पा लिया। नहीं आती, वो भी शायद नहीं आती। जी, अच्छा। तो इस वक़्त सिचुएशन ये है कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी को डील कर रही है। हमारे जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वो पार्ट टाइम हैं और लगता ये है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने भी फ़ॉरेन अफ़ेयर्स जो है ना वो सरेंडर कर दिए हैं कि जी आप देख लें, ये आप ही की डोमेन है, आप ही की डोमेन रही है ओवर द ईयर्स, तो आप ही इसको हैंडल करें। तो इस तरह की सूरत हाल है और लेकिन ये कोई ऐसी स्टेबल एक सिचुएशन नहीं होती। कल को कुछ भी बदल सकता है। कल को और इवन ट्रम्प ट्रंप ट्रम्प तो कल भी बदल सकता है। बाजी खा सकते हैं, चाइना की तरफ से कोई एतराज़ात आ सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है बहुत ही टैक्टफुली, डिप्लोमैटिकली, इंटेलिजेंटली हैंडल करने की ज़रूरत है इस वक़्त पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिलेशंस को। जी, हारिस। च चलें, बहुत शुक्रिया, यही मैंने आपसे पूछना था कुछ चीज़ें। मेरी जो ओपिनियन है इसके ऊपर आई विल जस्ट से कि मैंने तो हमेशा से ये कहा है, मेरा रुझान थोड़ा वेस्ट की तरफ है, तो एज़ फार एज़ इंडिया इज़ कंसर्न्ड मैंने तो हमेशा से ये कहा कि ये कोल्ड वॉर की मेंटालिटी अब नहीं चलेगी कि हम न्यूट्रल हैं, ना हम सोवियत कैंप में हैं, ना हम अमेरिकन कैंप में हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया वाज़ इन द सोवियत कैंप। ठीक है, आप जंगों में ना शामिल हों किसी की, लेकिन अब की मल्टीपोलर जो वर्ल्ड बन रही है और जो नेक्स्ट राइवल है वो चाइना है। चाइना इंडिया को एक्सेप्ट नहीं करेगा एज़ अ डोमिनेंट पावर। तो मेरे हिसाब से तो जो स्ट्रैटेजिक अलायंस नेक्स्ट लेवल की जो बनती है वो इंडिया की वेस्ट के साथ ही बनती है। लेकिन इंडिया को एक नॉस्टैल्जिया है वेस्ट के साथ, बड़ा मिसट्रस्ट है और ये रीसेंट एपिसोड ऑब्वियसली इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। लेकिन एक रशिया के साथ एक फ़िज़ूल किस्म का एक ऑब्सेशन है। ये वो रशिया नहीं है सोवियत यूनियन वाला। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी आर्म्स की उनके साथ हिस्टोरिकल एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन आप देख लें रशिया ईरान के पास भी नहीं आया हेल्प करने। अभी इंडिया पाकिस्तान का जो इश्यू हुआ उसपे भी रशिया ने कोई इंडिया की ख़ास साइड नहीं ली। वो इस वज़ह से नहीं ली, वो इस वज़ह से ली क्योंकि रशिया एक चला हुआ कारतूस है। रशिया कोई एक पावर नहीं है। एक जो जो अगली पावर है वो चाइना है। और ये चाइना और रशिया की अलायंस में भी रशिया एक चाइना का जूनियर पार्टनर अब माना जाता है। तो आई थिंक नेचुरल अलायंस इंडिया की मेरे हिसाब से अमेरिका के साथ होनी चाहिए, लेकिन यही जो थोड़ा-सा जो रशिया बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की अब ये फिर पूरे तरीके से आप कैंप में नहीं जा पाते। बट एनीवे दैट्स माय ओपिनियन। अम, आपका कोई पॉइंट हो वसीम भाई तो इसके ऊपर कह दें वरना थैंक यू इसको वेरी यहीं मच। पे चलें, बहुत शुक्रिया। ओके, अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक। साइंस हाफ़िज़। चलें, ओके, ओके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।